नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि आप सांसद संजय सिंह ने केंद्रीय वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी है और ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा पर मुकदमे की अपील की है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, केंद्रीय वित्त सचिव को चिट्ठी जो है वो लिखी गई है आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की तरफ से और ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा पर मुकदमे की अपील की गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर पर भी मुकदमा चलाने की अपील की गई है। शराब घोटाले में नाम लेने पर दरअसल केस दर्ज करने की अपील की गई है और कहा यह गया है कि बिना किसी अपराध के मेरा नाम लिया गया, ये कहना है संजय सिंह का। साथ ही साथ संजय सिंह ने कहा कि ईडी ने मेरी छवि खराब की है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर पर भी मुकदमा करने की अपील की गई है। तो आप सांसद हैं संजय सिंह, जिन्होंने केंद्रीय वित्त सचिव को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी के जरिए ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा पर मुकदमे की अपील की गई है। साथ ही साथ असिस्टेंट डायरेक्टर पर भी मुकदमा चलाने की अपील की गई है। तो बता दें आपको कि दरअसल इसके पीछे जो संजय सिंह ने कहा है वो ये कि शराब घोटाले में उनका नाम लिया गया है और इसी शराब घोटाले में नाम लेने पर केस दर्ज करने की बात कही जा रही है। तो बिना किसी अपराध के मेरा नाम जो है वो लिया गया है, ये कहा संजय सिंह ने। आगे संजय सिंह ने कहा कि ईडी ने मेरी छवि खराब की है। तो बड़ी खबर, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त आप सांसद संजय सिंह से जुड़ी हुई, जिन्होंने आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त सचिव को चिट्ठी लिखी है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी नमित त्यागी का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, जिस तरीके से ईडी के डायरेक्टर के खिलाफ यहां पर मुकदमा चलाने की अपील की जा रही है संजय सिंह की तरफ से, और साथ ही साथ वो ये सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ईडी ने मेरी छवि खराब करने की कोशिश की है, क्या लग रहा है जो ये अपील की गई है इस पर कितना संज्ञान लिया जाएगा? देखिए, दरअसल जो दिल्ली का कथित शराब घोटाला है उसमें ईडी भी जांच कर रही है और ईडी ने पहली जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, उनका नाम भी लिया गया था। उसी दौरान संजय सिंह ने जो है 48 घंटे का नोटिस दिया था जो ईडी के डायरेक्टर हैं संजय मिश्रा, इसके साथ साथ जो असिस्टेंट डायरेक्टर है ईडी के जोगिंदर सिंह, उनको नोटिस दिया था और ये कहा था कि मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। 48 घंटे का नोटिस के बाद भी ईडी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद अब जो वित्त सचिव हैं उनको एक पत्र लिखा है संजय सिंह ने और सीधे तौर पर कहा है कि अनुमति मांगी है वित्त सचिव से, यानी कि केंद्रीय वित्त सचिव को एक पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। इसी वजह से जो ईडी के डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा और जो असिस्टेंट डायरेक्टर है जोगिंदर सिंह, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा, मानहानि का मुकदमा चलाने की जो अनुमति है वो मांगी गई है। लेकिन अमित, इसके बाद ईडी के डायरेक्टर या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया कि अगर किसी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है या किसी भी आपराधिक मामले में आप किसी का भी नाम ऐसे कैसे उजागर कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं? देखिए, संजय सिंह ने अपने पत्र में जो कि उन्होंने चिट्ठी लिखी है केंद्रीय वित्त सचिव को, उसमें इस बात का भी जिक्र किया है क्योंकि पिछले सप्ताह जब ईडी की पहली चार्जशीट आई थी उसमें संजय सिंह का नाम डाला गया था। उसी दौरान संजय सिंह ने ईडी को नोटिस दिया था और उसमें 48 घंटे तक जवाब देने को कहा गया था, लेकिन ईडी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जिसके बाद अब केंद्रीय वित्त सचिव को संजय सिंह ने लेटर लिखा। और ये केवल आम आदमी पार्टी के एक नेता की बात नहीं है, कल भी जो ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट आई उसमें राघव चड्ढा का नाम आया गया। उसके बाद कल राघव चड्ढा ने भी सफाई दी, उन्होंने कहा कि बेवजह मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, जबकि किसी ने भी मेरा नाम नहीं लिया है। और संजय सिंह ने भी उसी बात का जिक्र किया कि किसी व्यक्ति ने इस जो जांच हो रही है दिल्ली शराब कथित घोटाले मामले में, उसमें किसी भी आरोपी ने मेरा नाम नहीं लिया है। तो ऐसे में ईडी अपनी चार्जशीट में कैसे मेरा नाम डाल सकती है? तो लगातार आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके नाम ईडी अपनी चार्जशीट में दाखिल कर रही है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि बेवजह उनकी छवि को खराब किया जा रहा है। जी, चलिए ठीक है नमित, आप इस खबर पर
आगे आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात आपराधिक गैंग से जुड़े लोगों पर बड़े एक्शन की करते हैं। आपको बता दें कि विदेश में बैठे गैंगस्टर के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। दिल्ली हरियाणा में 20 जगह ऐसी हैं जहां पर छापेमारी की गई। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने छापेमारी की और गैंगस्टर कपिल सांगवान के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। और बता दें आपको कि छापेमारी में लाखों रुपए और हथियार जब्त किए गए हैं। तो अहम खबर, बड़ी खबर, जितने गैंगस्टर हैं जो विदेशों में जाकर के छिप गए हैं और ऐसे में उनके ठिकानों को चिन्हित करके वहां पर छापेमारी जो है वो की जा रही है। तो दिल्ली के द्वारका में भी पुलिस ने छापेमारी की। गैंगस्टर कपिल सांगवान के ठिकानों पर भी छापेमारी जो है वो की गई है। आपराधिक गैंग से जुड़े लोगों पर ये बड़ा एक्शन जो है वो दिखाया जा रहा है। तो विदेश में बैठे गैंगस्टरों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। दिल्ली हरियाणा में 20 जगह ऐसी हैं जहां पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी अली शरर जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अली, जिस तरीके से आपराधिक गैंग से जुड़े लोगों पर ये बड़ा एक्शन देखा जा रहा है और विदेश में जाकर के ये लोग बैठे थे और इन्हें लग रहा था कि इनका कुछ भी अता पता नहीं चल पाएगा, ऐसे में बाकी और गैंगस्टर के लिए कितना बड़ा ये मैसेज कि आप चाहे कहीं भी जाइए लेकिन आपको बख्शा नहीं जाएगा। अली, आप तक आवाज पहुंच रही? लगातार निदा, बिल्कुल मैं आपको सुन पा रहा हूँ। देखिए, दिल्ली पुलिस पिछले कुछ दिनों से लगातार जो बड़े गैंगस्टर हैं उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसका एक परिणाम ये भी है कि जो विदेश में अब से कुछ दिन पहले विदेश से हिंदुस्तान लाया गया था अमेरिका से एक बड़े गैंगस्टर को, और आज जो बड़ा गैंगस्टर उसके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। तो कहा जा सकता है कि अब तक की छापेमारी के मुताबिक अवैध हथियार और बड़ी पैमाने पर नकदी बरामद हुई है। 20 लोकेशन पे छापेमारी चल रही है हरियाणा और दिल्ली के। द्वारका पुलिस इस पूरे मामले की देखरेख कर रही है। जी अली, ऐसे में नामों भी उजागर हुए क्या कि आखिर ये गैंगस्टर कौन कौन है जिनके ठिकानों को निशाना बनाकर के छापेमारी हो रही है? देखिए, कपिल सांगवान नाम का ये बड़ा गैंगस्टर है जो कि लंदन में रहता है। अब तक की जानकारी यही है कि लंदन में बैठकर वो गैंगस्टर है और पूरा साम्राज्य चलाता है। उसी के साम्राज्य को तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने आज 5 टीमें बनाकर अलग अलग छापेमारी की जा रही है। दिल्ली के वो एक्सपर्ट पुलिसकर्मी इसमें मौजूद हैं जो कि बड़े गैंगस्टरों के विरुद्ध कार्रवाई कर चुके हैं। तो अब तक की जो जानकारी है उसमें बड़े पैमाने पर अवैध हथियार बरामद हुए हैं दिल्ली और हरियाणा के अलग अलग लोकेशन से, और जो उनके गिरफ्तार लोग हैं उनसे पूछताछ चल रही है। तो और ये भी माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर इसमें और अभी हथियार बरामद हो सकते हैं। निदा, चलिए ठीक है अली, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो दिल्ली के द्वारका में भी पुलिस की छापेमारी चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की करेंगे। यूपी निकाय चुनाव के लिए आपको बता दें कि मतदान कल होने जा रहा है। पहले चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लखनऊ समेत 37 जिलों में वोटिंग होगी और वोटिंग को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 10 मेयर, 820 पार्षद, 103 नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, 2740 सदस्य नगर पालिका परिषद, 275 अध्यक्ष नगर पंचायत सहित 3645 सदस्य नगर पंचायत को लेकर चुनाव होना है। इसके लिए 2,40,00,000 वोटर अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। इस चरण में लखनऊ, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी समेत 9 मंडलों के 37 जिलों में वोटिंग होनी है। तो लखनऊ समेत 37 जिलों में ये वोटिंग होगी। यूपी निकाय चुनाव के लिए मतदान जो है वो कल होगा पहले चरण का। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे सहयोगी अभिनव पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, जिस तरीके से वाराणसी समेत अगर हम बात करें 9 मंडलों के 37 जिलों में कल वोटिंग होने जा रही है यूपी में निकाय चुनाव के लिए, लखनऊ कितना तैयार? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि कल 9 मंडलों में 37 जगहों पर वोटिंग होगी। इसके लिए अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो पूरी तरह से तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पे चाहे वो कमिश्नर हो रोशन जैकब हो या फिर यहाँ के जिलाधिकारी जो पोलिंग ऑफिसर हैं, वो तमाम लोग जो है पोलिंग स्टेशनों पर पहुँचकर वहाँ पर जो है बैलेट बॉक्स की चेकिंग कर चुके हैं। इसके साथ साथ जो है कहाँ पर जो है रखा जाएगा, कौन कौन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, उनके जो मतदाता हैं उन लोगों की व्यवस्था, ये तमाम चीज़ें हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूं जो प्रत्याशी हैं वो पर्चियां पहुंचाने का काम, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो पर्चियां पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। अब घरों में पर्चियां पहुंचा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वोटर को जोड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मेयर प्रत्याशी के लिए लगातार कब्जा रहा है और इस बार भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मेयर में जो है वो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं कि हम जो है इस बार फिर से जो है बीजेपी यहाँ पर मेयर का प्रत्याशी जीतेगी। दूसरी तरफ मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के
मुखिया अखिलेश यादव ने आपने देखा कि मेट्रो से लेकर गोमती रिवर फ्रंट तक प्रचार किया और तमाम सरकारों को घेरा और सरकार के को घेरने के अलावा मेट्रो की जो अव्यवस्था है, इसके अलावा जो गोमती रिवर फ्रंट की व्यवस्था है, इसको लेकर जो है सरकार पे कटाक्ष भी किए थे। लेकिन कल मतदान होना है और मतदान को लेकर पुलिस बल से लेकर तमाम जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर भी पोलिंग ऑफिसर वो पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज शाम से पूरी टीम जो है वो पोलिंग जहां पर एक जगह इकट्ठा किया गया वहां से पोलिंग स्टेशनों के लिए रवाना हो जाएंगे। 2024 चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है कि जो भी यूपी निकाय चुनाव में काबिज होगा वही 2024 में सत्ता के धीरे धीरे करीब पहुंच जाएगा। ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे बीएसपी की बात कर लें, समाजवादी पार्टी की बात कर लें, बीजेपी या फिर कांग्रेस, सबके लिए कितनी बड़ी चुनौती है यूपी निकाय चुनाव 2024 के लिहाज से। देखिए निकाय चुनाव देखिए बहुत बता दूं कि ग्रामीण से लेकर पूरा शहरों तक हर जगह जुड़ता है और छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक इसमें जोड़े जाते हैं। तो ऐसे में आपने सही कहा कि ये एक सेमीफाइनल है, यही से होगा कि सरकार के विकास को लेकर कितना जो जनता है वो खुश है या जनता नाराज है, इसको लेकर है। और दूसरी तरफ ये बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जो है कमर कस ली है। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उन्होंने बहुत प्रचार नहीं किया है, बहुत ज्यादा जगहों पर वो नहीं गए, लेकिन आप योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए कि ताबड़तोड़ यात्रा जो है, ताबड़तोड़ दौरे किए जा रहे हैं। आज भी उनका दौरा है और दौरों के साथ साथ जो है वो जो वोटरों में जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। तो इस तरह से इनकी भाजपा की मुकम्मल तैयारी जो है वो सड़कों पर। रही बात अगर बसपा और कांग्रेस की, तो कांग्रेस का कोई भी बड़ा लीडर यहाँ पर नहीं आया और न तो कांग्रेस का कोई बहुत अच्छा प्रत्याशी दिखाई पड़ा है। यानी कांग्रेस पूरी तरह से सरेंडर है और सेम पोजीशन जो है वो बहुजन समाज पार्टी की भी है कि बहुजन समाज पार्टी के भी बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर तैयारी नहीं है। मेन जो फाइट है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही जो लड़ाई देख रही है। अभी ये तय हो पाएगा जब 12 तारीख को परिणाम आएंगे, उसमें तय हो पाएगा। पहले चरण का मतदान जो है वो कल होगा और कल पूरी तरह से लखनऊ समेत 34 जगहों पर जहां है पूरी तरह से चुनाव आयोग ने जो तैयारी पूरी कर ली है। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें AIMIM की, तो इस वक्त वो भी काफी पैर पसार रही है। कई जगह ऐसी हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी खुद जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं और जनता को फायदे बता रहे हैं कि मुस्लिम लीडर अगर आपका होगा तो आपको कितना फायदा होगा। तो AIMIM की फिलहाल उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है इस चुनाव में? देखिए AIMIM जो है वो अतीक अहमद और मुख्ता और अशरफ की जो है मौत के बाद जो है उसकी जो हत्या हो गई, उसको भुनाने में है कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो किस तरह से जो है वो देख रही, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो मुसलमानों पर जातियाँ कर रही है। उस तरह के एक एंगल को जोड़ने की कोशिश कर रही है। कल भी आपने देखा कि जब मुरादाबाद में जब असदुद्दीन ओवैसी की जब रैली हो रही थी, तो इसी तरह का वक्त है कि सरकार किस तरह से जो है अल्पसंख्यकों को परेशान कर रही है, उनको जो है उनको गोलियां मार रही है, उनकी हत्या हो रही है इस सरकार में। तो कहीं ना कहीं जो है अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए और मोटिवेट करने के लिए एक पोलराइजेशन करने की बात जो है वो असदुद्दीन ओवैसी जरूर कर रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा उनका प्रभाव इस बार के चुनाव में जो है वो दिखता हुआ नहीं पड़ा और उसी जगहों पर है जहां पर कि मुस्लिम वोटों की संख्या ज्यादा है। सहारनपुर हो गया या फिर मुरादाबाद हो गया या फिर शाहजहांपुर हो गया, इन जगहों पर उनके जो प्रत्याशी जरूर है, लेकिन तैयारियां उस तरह की मुकम्मल नहीं दिखाई पड़ रही है। जमीनी हकीकत जो है वो धरातल पर नहीं दिखाई पड़ रही है। तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की ही तैयारी जो है वो दिखाई पड़ रही है और दोनों के सीधा कड़ा मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ही नजर भी आ रहा है। चलिए अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि बर्फबारी की वजह से केदारनाथ यात्रा रोकी गई है। पिछले 24 घंटे से लगातार बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने ये जानकारी साझा की है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, बर्फबारी की वजह से केदारनाथ यात्रा को रोका गया है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे से लगातार जमकर बर्फबारी यहां पर हो रही है। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने यह जानकारी साझा की कि बर्फबारी की वजह से फिलहाल केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे यहां पर बर्फबारी जो है वो हो रही है। पिछले 24 घंटे हो गए हैं लगातार बर्फबारी को होते हुए, और क्योंकि बर्फबारी जब होती है तो रास्ता बंद हो जाता है, उसको हटाने का काम फिर तेजी के साथ किया जाता है और काफी संख्या में ये बेमौसम यहाँ पर जो बदला हुआ है मौसम का मिजाज, बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, लेकिन
ये बर्फबारी आस्था पर भारी पड़ती नजर आ रही थी, क्योंकि आपको बता दें कि ये श्रद्धालु यहाँ पर लगातार पहुंच रहे थे, लेकिन फिलहाल श्रद्धालु को रोका गया है। रास्ते आगे जाके ब्लॉक हो गए हैं पूरी तरह से। ऐसे में उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने यह अहम जानकारी साझा की है कि लोगों को रोका जा रहा है, क्योंकि फिलहाल केदारनाथ यात्रा जो है बर्फबारी की वजह से रोक दी गई है। पुल हो चुका है। हमने आज यात्रा को पूरी तरह से रोक दिया है, ऋषिकेश से, श्रीनगर से, फाटा से, गोरीकुंड से। और जो यात्री कल आए थे वो भी अधिकांश कल निकाल दिए थे। कुछ लोग बचे थे 500-700, वो आज सुबह प्रस्थान कर रहे हैं वापस। और यहाँ मौसम को देखते हुए ऐसी कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे तीर्थयात्री रुक पाए। अब कल के लिए मैं देशवासियों से अनुरोध करूँगा कि कल के लिए भी हमारे एडवाइजरी का इंतजार करें, क्योंकि आज दिन भर भारी बर्फबारी होने की जो है ऑलरेडी उसकी भविष्यवाणी है। ऐसे में जो है कल के लिए भी यात्रा शुरू करने से पहले हमारे यहाँ की एडवाइजरी का इंतजार करें कि ऋषिकेश से ऊपर आना है या नहीं आना है। हम आज शाम तक आपको एडवाइजरी जरूर भेजेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात प्रयागराज से बड़ी खबर की करेंगे। आपको बता दें कि अतीक के वकील खान सौलत की पुलिस रिमांड मंजूर हो चुकी है। सीजेएम कोर्ट ने खान सौलत को पुलिस कस्टडी में भेजा है। 12 घंटे तक खान सौलत से पुलिस पूछताछ करेगी। वकील खान सौलत भी उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, अतीक के वकील खान सौलत की पुलिस रिमांड मंजूर हो चुकी है, जिसके तहत सीजेएम कोर्ट ने खान सौलत को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। आपको बता दें कि 12 घंटे तक खान सौलत से पुलिस की टीम जो है वो अब पूछताछ करेगी और राज उगलवाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वकील खान सौलत भी उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है। तो प्रयागराज से ये अहम खबर, बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इसी अतीक के वकील हैं खान सौलत, जिनकी पुलिस रिमांड को फिलहाल मंजूरी मिल गई है और अब सीजेएम कोर्ट ने खान सौलत को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। और चलिए एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक में जल संकट गहरा गया है, क्योंकि 2 किलोमीटर पैदल चलकर कुएं से लोग पानी ला रहे हैं। प्रशासन से समस्या का समाधान करने की मांग की जा रही है। पानी लाने के दौरान कई महिलाओं को चोटें भी लग रही हैं। तो नासिक महाराष्ट्र से यह अहम खबर, जहां पर जल संकट के बीच बोरधापाड़ा गांव के जनजातीय लोग कुएं से पानी लाने के लिए 2 किलोमीटर पैदल चलकर पानी ला रहे हैं। एक महिला ने बताया कि हमारे गांव में 2 कुएं हैं, लेकिन वो सूख गए हैं, इसलिए हमें पहाड़ी के नीचे से पानी लाना पड़ रहा है, जो कि 2 किलोमीटर की दूरी पर है। साथ ही महिला ने कहा कि जब हम 2 किलोमीटर पैदल चलकर पानी और इस दौरान ला रहे हैं, तो इस दौरान कई महिलाओं को बहुत चोटें भी लग रही हैं। हमारी प्रशासन से मांग है कि हमें पानी की सुविधा जल्द से जल्द दें। तो महाराष्ट्र के नासिक में जल संकट गहरा गया है। 2 किलोमीटर पैदल चलकर कुएं से लोग पानी ला रहे हैं। इधर आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में पुल ढह गया है और पुल पर जा रहा एक वाहन नीचे गिर गया। पुल गिरने से आवागमन बाधित हो गया। जानकारी के अनुसार घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। तो अहम खबर, बड़ी खबर आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से, जहां पर एक पुल जो था वो ढह गया और पुल पर उस दौरान एक वाहन जो था गुजर रहा था और वो वाहन नीचे जा गिरा। देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पुल गिरने से फिलहाल आवागमन जो है वो पूरी तरह से बाधित हो गया है और जानकारी के अनुसार हालांकि इस घटना में कोई भी जनहानि की खबर नहीं है। तो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम की ये तस्वीरें, जहां पर अचानक से एक पुल जो था वो ढह गया और पुल पर जा रहा एक वाहन नीचे की तरफ गिर गया और जब ये पुल ढहा, पुल टूटा, तो आवागमन बाधित हो गया। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।